Hello, sir. Welcome to the Suchita Cancer Care podcast series. Thank you. We are creating some cancer awareness videos, and we would like to start with your brief intro. Yeah. So I am Dr. Shyam Agarwal. I am from Delhi, Sir Gangaram Hospital. I am head of the Department of Medical Oncology, and I am elect president of ISMPO, Indian Society of Medical and Pediatric Oncology. Okay. And we would also like to know a little bit more about you, like your background, where did you study from? Right. So I am a graduate of Medical College Rohtak. उसके बाद मैं PGI चंडीगढ़ चले गया, वहाँ पे मैंने MD मेडिसिन किया और फिर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मेरी मेडिकल ऑन्कोलॉजी की 3 साल से ज़्यादा ट्रेनिंग हुई। फिर मुझे NIH फोगाटी फेलोशिप के ज़रिए अमेरिका UCLA जाने का मौका मिला फॉर ट्रेनिंग इन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो 2 साल करने के बाद फिर मैं दिल्ली आया और 1997 onwards I am at Sir Gangaram Hospital as a senior consultant and head of the Department of Medical Oncology. हम लोगों का इंटरेस्ट बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी में रहा है, जिसमें कि हमने कोलन कैंसर में, जिस्ट में, ब्रेस्ट कैंसर्स में और दूसरे कैंसर्स में नए नए हमारे कंट्री के पेशेंट्स में जो जेनेटिक एबरेशंस होती हैं उनको हमने रिपोर्ट किया है इंटरनेशनल लिटरेचर में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हमारा इंटरेस्ट है। हम लोग अब कार टी सेल्स की तरफ भी जा रहे हैं और मेरा स्पेशल जो इंटरेस्ट है वो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एंड मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़ या ctDNA में है। तो हम सब तरह के कैंसर्स ट्रीट करते हैं, ज़्यादातर सॉलिड कैंसर्स जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर। Okay. Since we are talking about cervical cancer, Right. so simple terms में क्या है cervical cancer and which part of the woman's body is Right. first affected? सो सर्विक्स यूट्रस जो कि लेडीज़ में गर्भाशय युवा का नीचे वाला हिस्सा होता है, तो वहाँ पे जब कैंसर बनता है जिसकी वजह से कि वहाँ पे एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो कि सेल्स बढ़ते जाते हैं उस एरिया में, और ये देखा गया है कि 90% से भी ज़्यादा जो सर्विक्स कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मतलब एक वायरस से होता है। नॉर्मली कैंसर का कारण पता नहीं होता, सर्विक्स कैंसर में हमें कारण का पता है। और जिन महिलाओं में हाइजीन या सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता तो वो एक कारण बनता है वायरल इन्फेक्शन होने का। वायरस सर्विक्स के सेल्स में इंटीग्रेट होने से उसमें जीन्स को ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से कि कैंसर बनता है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर्विक्स कैंसर महिलाओं में आज से 10 साल पहले नंबर 1 कैंसर होता था। लगभग 1.5 से 2 लाख नए हर साल इंडिया में सर्विक्स के कैंसर्स होते थे। अब क्योंकि हमारी हाइजीनिक कंडीशंस, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, सफाई वगैरह की इम्प्रूवमेंट होने की वजह से अब ये कैंसर नंबर 2 पे आ गया है और लगभग 75,000 से 1 लाख नए कैंसर होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में नंबर 1 कैंसर बन गया है। तो देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कि इंसिडेंस सर्विक्स कैंसर का पिछले 10 सालों में कम हो गया है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस और हाइजेनिक अंडरस्टैंडिंग आने से वो वायरस की इन्फेक्शन कम होती है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर से भी वो कैंसर होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि वायरस ट्रांसमिशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो वायरस से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। एक दूसरा फैक्टर जो शायद अभी उतना नहीं है लेकिन अभी आ गया है या आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या WHO या दुनिया में एक मुहिम चली है कि हमें सर्विक्स कैंसर को हमारे ग्लोब से हटाना है। उसको करने के लिए सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आ गई है और वो रेडिली अवेलेबल है। और अभी मोदी सरकार ने ये मुहिम का ऐलान किया है इंडिया में पिछले महीने कि जितनी लड़कियां 9 साल से लेकर 14 साल की उम्र में हैं उनको एक वैक्सीन का शॉट लग जाना चाहिए, जिससे कि वो वायरस से प्रोटेक्ट हो जाएं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस शरीर में नहीं घुसेगा तो वो कैंसर नहीं होगा और उसकी 90% से भी ज़्यादा एफिकेसी है। तो हमारा आपके चैनल से ये एक संदेश है लोगों को कि अपनी लड़कियों की 9 साल से लेके 14 साल तक सरकारी अस्पताल में, सरकारी डिस्पेंसरी में जाके एक शॉट वैक्सीन का लगवाइए, जो कि सरकार मुफ्त दे रही है। लेकिन आपको शॉट लेने के लिए बच्चों को ले जाना पड़ेगा,
जिससे कि वो वैक्सीन हो सके। Are there hereditary factors responsible for this cancer? नहीं, सर्विक्स कैंसर में यूजुअली हेरिडिटी नहीं है। उसमें यूजुअली क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन से होता है तो उसकी रोकथाम करने के लिए सेक्सुअल पार्टनर्स कम होने चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब ये वायरस इनकॉपरेट करती है सर्विक्स के एरिया में, बच्चेदानी के एरिया में, तो वो इन्फेक्शन करने से उसको लक्षण होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर वो एबनॉर्मल ग्रोथ होने से घाव बनता है तो वहाँ से इन्फेक्शन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है। तो जिस महिला को ये लक्षण आ रहे हैं तो उसको अपनी गायनेकोलॉजी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या अगर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो तो वहाँ पे भी हमारी जो नर्सिंग है, ऑक्सिलरी नर्सिंग स्टाफ है, वो भी ट्रेंड है एग्जामिन करके। एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं पैप स्मीयर, और उससे पहले एक टेस्ट होता है, आप एसिटिक एसिड से स्टेन कर सकते हो वहाँ पे, और उससे आपको ऐसे चेंजेस दिख सकते हैं जो कि ये पॉइंट कर सकते हैं कि इस महिला को सर्विक्स कैंसर हो सकता है। जो पैप स्मीयर करते हैं वो 35-40 साल की उम्र से ऊपर सब लेडीज़ को साल में एटलीस्ट एक बार करवाना चाहिए। और पैप स्मीयर क्या होता है कि आपने वहाँ से स्क्रैपिंग्स ली, जहाँ पे आपने एग्जामिन किया लेडी को, एक स्पैचुला से स्क्रैपिंग लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के आप स्टेन करते हो, और उसमें अगर आपको एबनॉर्मल सेल्स दिख जाएं, कैंसर सेल्स दिख जाएं, तो उसमें कैंसर का शक हो जाता है, उसको फिर फर्दर आगे जांच पे जाना चाहिए। तो पैप स्मीयर का होना 35 इयर्स के बाद लेडीज के लिए हर साल बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए। और अगर किसी को लक्षण हो रहा है, किसी को कोई ब्लीडिंग है या कोई रिसाव हो रहा है या आपका सिक्रीशंस आ रही हैं, एबनॉर्मल सिक्रीशंस आ रही हैं, तो तुरंत लेडी डॉक्टर के पास जाके अपनी जांच करानी चाहिए। छोटे शहर में हो तो एसिटिक एसिड स्टेन हो सकता है, बड़े शहर में है तो गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ से पैप स्मीयर ले सकती हैं, और टर्शियरी सेंटर में जाएंगे उसमें कॉल्पोस्कोपी होती है जिसमें कि वो दूरबीन डाल के अंदर हिस्से को देखते हैं और जो एबनॉर्मल हिस्सा है वहाँ से बायोप्सी लेते हैं। कैंसर को कंफर्म करने के लिए हमें कैंसर के सेल्स वहाँ से दिखने चाहिए, या तो पैप स्मीयर में दिखें या बायोप्सी या टुकड़े की जांच में दिखें, तो वो उसके बिना कैंसर का डायग्नोसिस नहीं बनता है। कैंसर का शक हो सकता है अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है या कोई घाव बन रहा है, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है, टीबी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कैंसर हो। तो कैंसर का प्रूफ बायोप्सी या साइटोलॉजी से आता सिंस इट्स अ इंटरनल ऑर्गन कैंसर, जी। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि बिना किसी पेन और सीकनेस के कोई पर्सन हाँ, बहुत कॉमन है। अगर आपको रिसाव हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, या कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है जो कि जिसमें पेन नहीं होगा, सो पेन इज नॉट कि भाई वो होना ही चाहिए कैंसर होने के लिए, नो। अगर आपको इन 3-4 में से कोई लक्षण हो रहा है जो कि 1-2 हफ्ते के बाद इलाज करने में ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत अपनी जांच करा के उसको कंफर्म कराना चाहिए कि ये कैंसर तो नहीं है या कोई दूसरी बीमारी है। ये पैप स्मीयर और एचपीवी टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव एंड पेनफुल होते हैं? नहीं सर, इसमें बिल्कुल एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, पर स्पेकुलम एग्जाम करती है लेडी डॉक्टर, और एक वुडन स्पैचुला होता है, जैसे एक चमचा होता है, और उससे वो बस वहाँ से सिक्रीशंस को अपने वुडन स्पैचुला पे ले लेती हैं, उसका स्मीयर बन जाता है स्लाइड के ऊपर, उसको आप स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखते हो। पेनलेस होता है, इट्स अ पेनलेस टेस्ट। और एचपीवी का जो टेस्ट है वो तो आपको स्लाइड पे ही करना है, उसका जो डीएनए टेस्ट करते हैं या आईएचसी मार्कर करते हैं, तो इट्स अ पेनलेस टेस्ट, पेन नहीं है, तभी तो हर साल महिला को जाके कराना है उसको, नॉर्मल महिला को। एट व्हाट एज ग्रुप, मतलब 35 इयर्स प्लस उसके बाद वुमेन्स को हर साल रेगुलर होना टेस्ट करवाना चाहिए? साथ में एक्चुअली अगर महिला जैसे हैं तो उनको मैमोग्राम भी कराना होता है ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्शन के लिए, दोनों होने चाहिए। महिलाओं में ये एडवांटेज है कि 2 कॉमन कैंसर अगर हर साल टेस्ट कराएंगे तो अगर आपको कैंसर हो रहा है तो आप जल्दी पकड़ सकते हैं। एडोलेसेंट्स गर्ल्स में पॉसिबिलिटीज है या नहीं इस कैंसर का? एडोलेसेंट्स में बहुत कम इंसिडेंस होता है। मोस्टली जो लेडीज आती हैं सर्विक्स कैंसर की वो 30-40 साल के ऊपर होती हैं। अगर ये कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो कितना पॉसिबिलिटीज है फुल्ली रिकवर होने का? तो हमें पहले ये समझना है कि कैंसर की स्टेजेस क्या होती हैं। तो पहली स्टेज में जो कैंसर है वो केवल सर्विक्स तक सीमित रहेगा, दैट इज स्टेज 1। सेकेंड स्टेज के अंदर वो थोड़ा आगे चला गया, जैसे कि आपका नीचे वजाइना में चला गया, या फिर बगल के एक पैरामीट्रियम होता है सर्विक्स के बगल में, सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में वो बिल्कुल पूरा पेल्विस में फैल गया,
या फिर नीचे वजाइना में चला जाए तो थर्ड स्टेज हो गया। अगर आपका बॉडी में चले गया, लंग्स में, बोन में, लिवर में, तो वो आपका फोर्थ स्टेज हो गया। तो पहली स्टेज में जब केवल वो सर्विक्स तक सीमित है, इनको टेस्ट करने के लिए हमें MRI, CT स्कैन, पेट स्कैन करना रहता है, जिससे कि हमें स्टेजिंग हम कर पाए। और अगर पहली स्टेज का कैंसर कंफर्म होता है तो उसकी सर्जरी होना, क्योर करने की संभावना 90% से भी ऊपर है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर जब आपका कैंसर सर्विक्स में सीमित था, अगर आपका कैंसर सेकंड स्टेज में आ गया है कि सर्विक्स से चल के वजाइना में या पैरामेट्रियम में या पेल्विस की वॉल की तरफ जा रहा है, तो सेकंड थर्ड स्टेज के अंदर आपका जो करेक्ट इलाज है वो रेडियोथेरेपी 5 हफ्ते की प्लस कीमोथेरेपी, हर हफ्ते वीकली कीमोथेरेपी देते हैं, और उसके बाद इंटरनल रेडिएशन। तो लगभग 7-8 हफ्ते का इलाज रहता है। अगेन उसमें क्योर होने की संभावनाएं 70-80% की रेंज में हैं। और अगर आपका फोर्थ स्टेज में चला जाता है कैंसर, जो कि बोन्स में, लंग्स में या लिवर में फैल जाता है, तो उसमें कीमोथेरेपी है, और आजकल इम्यूनोथेरेपी भी आ गई है अलॉन्ग विद एंटी एंजियोजेनेसिस ड्रग बेवसिजुमैब, और वो उससे भी आप क्योर हो सकते हो, लेकिन क्योर की संभावना 10-20% रह जाती है, कंट्रोल की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो अर्ली स्टेज में और इंटरमीडिएट स्टेज में दोनों में क्योर की संभावना 70-80% से ऊपर है। तो सर्विक्स कैंसर में आप डरे नहीं, क्योंकि इलाज है, क्योरेबल कैंसर है, जल्दी डिटेक्ट होगा तो क्योर के चांसेस 90% से भी ज्यादा है। एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन से लोग कितने अवेयर हैं आपके एक्सपीरियंस में? बहुत कम अवेयर हैं, और अगर अवेयर हैं भी तो अफोर्डेबिलिटी का इशू है। एडवांस स्टेजेस के अंदर भी रेडिएशन का रोल होता है, लेकिन कीमो मेन ट्रीटमेंट रहता है। कीमो की दवाइयाँ काफ़ी सस्ती हैं, हर महीने में 2-4-5 हज़ार रुपए की दवाई आ सकती है और वो मिल रही है। लेकिन जो इम्यूनोथेरेपी हम उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, उसकी कॉस्ट अभी ज़्यादा है। हालांकि कुछ दवाइयाँ जो पहले अमेरिका से आती थीं या यूरोप से आती थीं, अब चाइना से आनी शुरू हुई हैं, और अभी इंडिया में भी बननी शुरू हो रही हैं, या हो गई हैं एक्चुअली, मिलनी शुरू हो गई हैं। उससे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि पहले 2 लाख रुपए पर मंथ होता था, अब 30-40-50 हज़ार रुपए पर मंथ पे आ गया है। तो इम्यूनोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सर्विक्स कैंसर के एडवांस स्टेज में या इवन इंटरमीडिएट स्टेज के इलाज में। जब हम कीमो रेडिएशन कर रहे हैं तो उसके अंदर सस्ता हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि अगले 2-4 साल के अंदर और कंपनीज इंडियन जब आ जाएंगी तो दवा की कॉस्ट, कीमत और कम हो जाएगी, और सालाना जो कीमत है लगभग 1 लाख के करीब रह जाएगी। तो उससे आपकी क्योर की संभावनाएं और कंट्रोल की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। करेक्ट। व्हाट लो कॉस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस और गवर्नमेंट स्कीम्स यू वुड लाइक टू सजेस्ट फॉर द पीपल फ्रॉम आवर रीजन? देखिए, आयुष्मान के अंदर कीमोथेरेपी कवर हो रही है, रेडिएशन वन टाइम ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी वन टाइम ट्रीटमेंट होता है। सर्जरीज भी आयुष्मान के हॉस्पिटल्स के अंदर कराएंगे तो वो भी फ्री है, क्योंकि 50-60 हज़ार में 1 लाख रुपए में सर्जरी हो जाती है। और अगर आप रेडिएशन कराते हैं तो वो भी 1-2 लाख रुपए का ट्रीटमेंट होता है, वो 5 हफ्ते का वन टाइम ट्रीटमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें सरकारी हॉस्पिटल में आयुष्मान के अंदर ऑलमोस्ट फ्री मिल जाएंगी। कीमोथेरेपी मैंने बोला कि 5-10 हज़ार रुपए की होती है, तो वो भी आपका आयुष्मान में या सरकारी हॉस्पिटल में कवर हो रहा है। अब इम्यूनोथेरेपी की जहाँ तक बात है तो वो अभी कॉस्टली है, लेकिन जैसे इंडियन कंपनीज आ जाएंगी तो वो भी सस्ता हो जाएगा। आजकल बहुत सारे जो मरीज हैं हमारे पास जो आते हैं हॉस्पिटल में, 30-40-50% की तो इंश्योरेंस होती है, और यूजुअली 5-10 लाख रुपए की रेंज में रहती है। तो मेन ट्रीटमेंट जो कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, वो आपका अफोर्डेबल रेंज में आ गया, या तो इंश्योरेंस के थ्रू आ गया, या आयुष्मान के थ्रू आ गया, या सरकारी हॉस्पिटल के थ्रू आ गया। लेकिन आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप जांच कराएं, एनुअल चेकअप कराएं, पैप स्मीयर कराएं, और अगर आपको कोई भी सिम्टम है तो जल्दी जाएं, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन हो, तो आप 80-90% से भी ज़्यादा आपका क्योर का चांस है। रीअकरेंस की क्या पॉसिबिलिटीज है ट्रीटमेंट के बाद? राइट, तो वो जो हम बोला कि फर्स्ट स्टेज में 95%, 93% क्योर रेट है, तो फर्स्ट स्टेज में 5% चांस हुआ रिकरेंस का। इंटरमीडिएट स्टेज में जब आपका लोअर वजाइना या आपका पेल्विक वॉल तक चला गया है, उसमें 70%, 80% के करीब चांस है क्योर का, विच मीन्स कि 20-30% लोगों के अंदर कैंसर वापस आएगा। फोर्थ स्टेज में केवल 15-20% ही क्योर हो सकते हैं अगर इम्यूनोथेरेपी दें।
80% लोगों का कैंसर वापस आएगा। तो स्टेज वाइज आपका रिकरेंस रेट है, और इसीलिए कि रिकरेंस रेट कम हो, रिलैप्स कम हो, आपको जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए जिससे कि आप परमानेंटली क्योर हो सके। ओके, आपने जो गवर्नमेंट स्कीम्स बताया, क्या वो रीअकरेंस पे कवर करते हैं फीस को? उसमें कीमोथेरेपी होगा तो एब्सोल्युटली कवर है वो। हाँ। ओके, एनी लास्ट मैसेज फॉर द व्यूअर्स और योर पेशेंट? सो आई थिंक आज का डेट में गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ चलते हुए हमें अपनी बच्चियों को 9 साल से लेके 14 साल तक वैक्सीन का एक शॉट दिलवाना है। ये नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बल्कि ये ICMR, WHO, सारे विश्व की ये पॉलिसी है और इंडिया उसमें शामिल है। हमारा एम है कि हम सर्वाइकल कैंसर को इस दुनिया से हटाएं, जैसे हमने पोलियो या दूसरी वायरल डिजीजेस को एलिमिनेट किया है। तो हमारा ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कोई भी लक्षण है आपको तुरंत जाके जांच करानी चाहिए ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो 35 साल की उम्र के बाद हर सालाना चेकअप होना चाहिए, जिसमें कि लेडी डॉक्टर देखे, पैप स्मीयर बनाए और आपको क्लियर करे कि आपको कैंसर नहीं है। Okay, very informative conversation, sir. Thank you so much for your time. थैंक यू वेरी मच।